हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष मौर्य। आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बात किया था सार्क के बारे में। सार्क जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके हमने देखे थे कि वो किस प्रकार से जो है उसमें अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और किस प्रकार से उसको जो है रिवाइव किया जा सकता है। अब हम इस क्लास में आज बात करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक भी एक रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है, और उसमें लेकिन जो है इंडिया और उसके पड़ोसी देशों का ही संगठन है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंट्रीज है ना वो 60 से थोड़ी सी अलग है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टर मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में, कई सारे सेक्टर्स में तकनीकी और आर्थिक सहयोग, ठीक है। ये इसका खाड़ी देशों के बीच में जो है कई सारे सेक्टर्स में तकनीकी और आर्थिक सहयोग का संगठन है। इसको हम संक्षेप में बिम्स्टेक कहते हैं, ठीक। ये है इसका एक ओवरव्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो बे ऑफ बंगाल, ये अपना है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में ही है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडिया है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है। ये एक मैंने आपको मतलब ताज़ा ताज़ा दिखाने की कोशिश करी है कि आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी रहे, ताकि आप जो हमारा आगे का लेक्चर है उसको समझने में आपको मदद मिले। देखिए एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुपक्षीय, ठीक है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट ओनली कनेक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो ecologies of the Great Himalayas and Bay of Bengal। जो है ग्रेट हिमालयास की, जो ये आप देख रहे हो ना, ग्रेट हिमालयास की जो इकोलॉजीज है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, और ये म्यांमार और ये जो थाईलैंड है, ठीक है। ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसके जो पारिस्थितिकीय परिवेश है, एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल जो है लेवल पे भी उसी तरीके का से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इकोलॉजिकल मतलब कोऑपरेशन को भी प्रमोट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दृष्टिकोण काफी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो है आज की रिक्वायरमेंट यही है कि हम जितना हो सके उतना एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड होकर के सोचें, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन रेस के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अभी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज हमेशा होता रहा है, इतिहास में भी, पहले भी हजारों लाखों सालों पहले आप सुनते होंगे हेलोसिन एज आया था, पेलियोसिन एज आया था। तो वो चेंजेस जो है ना नेचुरली होते थे, लेकिन जो अभी कुछ भी हो रहा है ना वो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से हो रहा है। मतलब मानवीय कारणों से जो है अभी दुनिया एक ऐसे कंडीशन पे है जहां पे मास डिस्टिंक्शन होने वाले हैं। मतलब बड़े स्तर पे जो है विलुप्त हो जाएंगी प्रजातियां, और वो इतना बड़ा स्तर पे होगा, ठीक है, कि वो मानवीय कारणों से पहले भी होता रहा है। जैसे कि आप जो है डायनासोर्स का को देखो, अब विलुप्त हो गए, तो इस तरीके का। लेकिन वो नेचुरल कॉजेज पे होते थे। पहली बार एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से इतना बड़ा थ्रेट सामने आया है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी
क्लाइमेट, इन सब के बारे में बात करें खुल के और सोचें इनके बारे में। तो आते हैं हम अपने फिर से टॉपिक पे, और इसका एम क्या है। एक जो है ना, एंड इन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो है तेजी से आर्थिक विकास करने जैसा एक माहौल बनाना है, वातावरण बनाना है, और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो है गति प्रदान करती है सामाजिक विकास को, और सहयोग बढ़ाना है ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, साझा जो हित है, साझा हित जो है ना, उस पे जो है कोलैबोरेशन करना है। ठीक, एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्टैंड्स फॉर द बे ऑफ, ये तो हमने देखा ही है, 1997 में इसको लेकर के आया गया था। ठीक, शुरू में इसमें 4 कंट्रीज थे, लेकिन वो उन सब चीज़ों को हम आप जो है प्री के परसेप्शन से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 97 में बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अकाउंट्स फॉर द 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 22% जो विश्व की जनसंख्या यहाँ पे रहती है। 2.7 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसको होल्ड करता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस वे एवरी ईयर। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है उसके मतलब कि इसके चारों ओर जो है ना, जो ट्रेडेड होते हैं ना, वो पूरी दुनिया का 1/4 यहीं पे होता है। 6 फोकस एरियाज हैं इसके, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ये 6 जो है ना फोकस एरियाज हैं। इसका पहला जो सबमिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, और इसका जो करंट चेयर है ना वो चाइना है, सॉरी श्रीलंका है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, श्रीलंका है। इनके संबंधों का हम अगर देखो यहाँ पे, वो जो फैक्ट्स की बात मैं कर रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो उनके संबंध है, उनके संबंधों का आधार क्या है। जो ये कंट्रीज हैं आप देख रहे हो ना, इन कंट्रीज के संबंधों का आधार क्या है। इनके संबंधों का आधार है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि भौगोलिक समीपता, सॉरी प्रॉक्सिमिटी को दोबारा लिखते हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड कॉमन हिस्ट्री। कॉमन से ज्यादा सुटेबल वर्ड है शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चरल लिंकेजेस। आप ये याद रखना, एग्जाम में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप का एक बेस तैयार करते हैं जो भारत के साथ इन देशों का रिलेशनशिप है। ठीक है, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, भौगोलिक समीपता, शेयर्ड हिस्ट्री यानी साझा इतिहास, और कल्चरल लिंक यानी सांस्कृतिक संपर्क। ये बांग्लादेश डिक्लेरेशन से शुरू किया गया था, जैसा कि हमने देखा है। शुरू में इसमें 4 कंट्रीज थे, कौन कौन से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको बोला जाता था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जाता था। आपको याद है, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1957 में हुआ था, उसके साथ जो है शुरू हुआ था ये, और ये बिम्स्टेक बन गया इन 1997 म्यांमार के इंक्लूड होने के बाद। विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान, 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल करने के बाद, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेपाल और भूटान को शामिल करने के बाद ये बिम्स्टेक बन गया। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक, अब ये देखिए आप यहाँ पे मेंबर सॉरी एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। अच्छा, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें एक थोड़ी सी एक चीज जो है यूनिक है, उसको हम देख लेते हैं। जो ये बांग्लादेश है,
साउथ एशिया कंट्री है, श्रीलंका साउथ एशिया कंट्री है, इंडिया साउथ एशिया कंट्री है, नेपाल एंड भूटान साउथ एशिया कंट्री है। 5 जो कंट्रीज है ना वो साउथ एशिया की है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। और 2 कंट्रीज थाईलैंड एंड म्यांमार जो है ना, 2 कंट्रीज जो है वो कहाँ के हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। यानी कि ये कंट्रीज जो है ना, 2 कंट्रीज एक तरीके से ये आसियान की कंट्रीज, आसियान की भी मेंबर है, थाईलैंड एंड म्यांमार। यानी कि 5 जो है सार्क के और 2 आसियान के मेंबर हैं। तो ये एक तरीके से यूनिक कंपोजिशन है, या ये जो है आगने वाले टाइम पे जो है ये इंडिया के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, इंडिया के इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी के लिए काफी, और इंडिया के आसियान के संबंधों के बीच में ये काफी जो है महत्वपूर्ण संबंध जो है निभाने वाला संगठन है। आप इस तरीके की चीजें जो है अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं एरियाज ऑफ द कोऑपरेशन, सहयोग के क्षेत्र। सहयोग के क्षेत्र क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश, तकनीकी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि आप जो है इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना इंडिया का, ये एक तरीके से ये चिकन नेक इसको बोलते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको, गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो ये 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है इंडिया की जो लॉजिस्टिक आप कह सकते हो, लॉजिस्टिक या कनेक्टिविटी जो है ना वो काफी दुर्गम है। लाइक इसी से हमको जाने का एक एरिया है, ठीक। अगर ये इस पे जो है खुदा ना खास्ता अगर चाइना का कंट्रोल हो गया, ठीक है, नेपाल के सहयोग से, तो फिर तो इंडिया की ये जो स्टेट्स हैं 7 सिस्टर्स वो तो बिल्कुल ही इंडिया से कट जाएंगे। लेकिन जो हमारा बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से हम यहाँ पे जो है अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कालादान प्रोजेक्ट, जो यहाँ से ऐसे सी से होते हुए म्यांमार में कालादान नदी से होते हुए, जैसे कि हमने पहले बात किया था, रोड के माध्यम से मिजोरम से जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है बांग्लादेश के साथ भी जो रोड बनाया जा रहा है, अखौरा रोड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक कुछ कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो है सब, अगर इनके साथ संबंध भी अच्छे रहे तो हम उनके एयर जो वायु मार्ग है ना उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन काफी जरूरी है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी जो है टूरिज्म के जो सहयोग बढ़ाना है, ठीक है। मछली फिशरीज यानी मैरीटाइम इशूज जो है ना इनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे ना कि चाइना ने भारत के मछुआरों को पकड़ लिया, उनके क्षेत्र में चले गए थे वो मछली मारने के लिए। तो इस तरीके के जो इशूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है आपस में जो है, और इसको जो है और प्रमोट किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में सहयोग काफी बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो है, एंड फर्टिलाइजर्स के लेवल पे। कल्चरल कोऑपरेशन यानी ये सब सॉफ्ट फॉर्म में आते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन काफी बढ़ सकता है, लाइक जैसे कि इंडिया का जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है इंडिया की, उससे इंडिया इनको कनेक्ट कर सकता है। हिंदू धर्म के जो है बहुत मतलब पुराने रिश्ते हैं इनके साथ, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है। और जैसे कि आप साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स थे लाइक चोला, ठीक है, इन लोगों का कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग था इसके साथ। जो पोस्ट मॉडर्न एरा में जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुआ था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सिल्क रूट के पतन के बाद जो है इस रीजन के साथ जो
ट्रेड डेवलप हुआ था ना, उससे कल्चरल रिलेशन भी एक तरीके से डेवलप हुआ था। एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको मालूम है कि ये जो एरिया डिजास्टर प्रोन एरियाज में आते हैं, लाइक जो साइक्लोन आता है जो इस रीजन में, ठीक है, सुनामी जैसी समस्या है, 2004 की जो सुनामी, तो इन सब में भी कोऑपरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किया जाएगा एक दोनों देशों के सहयोग के साथ। अंडमान निकोबार में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया भी जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये टॉपिक्स जो है। पब्लिक हेल्थ, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट, लोगों का लोगों के साथ संबंध, मतलब इससे क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी में जो जो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है ना, वो और भी ज्यादा गहरा होता है अगर लोगों के साथ जो संबंध है। इंडिया का इन देशों के साथ आप देखेंगे तो जैसा कि एथनिक लेवल पे भी जो नॉर्थ, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, या बंगाल के जो लोग हैं उनका बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिकल एथनिक रिलेशंस भी रहा है। जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी जो है इंडिया में रिफ्यूजी के रूप में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, एथनिक जो रिलेशन भी रहा है। तो इसे अगर जैसे पीपुल्स टू पीपुल कांटेक्ट होगा ना, जैसे, तो क्या होगा कि लोगों के बीच में ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है ना, वो ऑपरेशन गड़बड़ नहीं हो पाते हैं, फिर लोग जो है सपोर्ट में आ जाते हैं उसके। और यहाँ पे आप देखो त्रिपुरा का एक स्टेट जो त्रिपुरा है, वहाँ पे जो बॉर्डर पे मार्केट लगाया जाता है, उसमें बांग्लादेश से भी लोग आते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं, ठीक है। तो वो एक काफी अच्छा जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक। पॉवर्टी एलिवेशन, जो एलिवेशन है, जो गरीबी इन देशों के बीच में गरीबी काफी ज्यादा है, तो उसको जो है खत्म करने की बात जो है इस संगठन के माध्यम से की जाएगी। काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ एक जो है सहयोग डेवलप किया जा सकता है इसके माध्यम से, राइट। एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम में सीमा पारी अपराध, जैसे कि बहुत सारे अपराध जो है ना, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है बिम्स्टेक। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जैसे कि हमने एक बार बात करी थी, गोल्डन क्रिसेंट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान के रीजन में गोल्डन क्रिसेंट है, यानी कि, और जो लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड और वियतनाम में गोल्डन क्रिसेंट है। ये जो ना ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत बड़े सेंटर, ड्रग्स के बहुत बड़े एरियाज, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ प्रोडक्शन भी होता है। इसके बीच में जो है भारत एक तरीके से ट्रांजिट रूट के रूप में डेवलप हुआ है। तो इनको जो है इनसे जो है ट्रांसनेशनल क्राइम काफी बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इसमें बात की जा सकती है। शुरू में हमने जो बात किया था क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसके लिए भी ये काफी महत्व रखता है ये संगठन बिम्स्टेक, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में ये देश जो है बातें कर सकते हैं और काफी इनिशिएटिव्स भी लिए जा सकते हैं। तो एक tariके से जो है ये एरिया ऑफ कोऑपरेशंस है। एसोसिएटेड चैलेंजेस, अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा, इनके बीच में जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना, वो अभी सही से डिसाइड नहीं हो पाया है। और आंतरिक जो टसल है, मतलब आंतरिक जो विवाद है इनके, जैसे सीमा विवाद, मैरीटाइम इश्यूज, मैरीटाइम इश्यूज भी हैं, तो इनकी वजह से जो है ये कोऑपरेशन डेवलप करना काफी मुश्किल होता है। चाइना से इंट्रूजन, आपको मालूम है कि जैसे कि चाइना जिस तरीके से इस रीजन में मतलब आगे बढ़ रहा है, जैसे हमडनदुट्टा बंदरगाह उसने ले रखा है यहाँ पे भी, म्यांमार में भी है उसका पहुंच, ठीक है। म्यांमार में जो कूप हुआ था ना, ये कूप
जो देख रहे हो आप, उसको चाइना ने सपोर्ट करता है। वो जो जुंटा गवर्नमेंट है वहाँ पे उसको सपोर्ट करता है। एक तरीके से चाइना अवसरवादी नीति का पालन करता है इस रीजन में। ठीक है, इसलिए भी जो है वो चाइना के फेवर में चले जाते हैं। तो चाइना का जो है बांग्लादेश के साथ भी संबंध है। ठीक है, BRI में ये सारे देश आते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरीके से जो है ये एक चुनौती है भारत के लिए। और लेकिन भारत को जो है इसको इनहेंस कर अभी जो, लेकिन एक 2020 में जो डेवलप हुआ था, सितंबर 2020 में, ठीक है, इसमें एक जो है चार्टर इनका जो है लॉन्च किया गया है, चार्टर लाया गया है, जिसको अभी जो सबमिट होने वाली है ना उसमें इसमें साइन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इन देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलीजन के खिलाफ, सॉरी इस एसोसिएशन के खिलाफ, वो बढ़ जाएगी। तो चार्टर का काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2016 में जो एक वो किया गया था, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, तो वहां पे एक इसमें बात करी गई थी। 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बात की गई थी, बिम्स्टेक आउटरीच की बात की गई थी, यानी बिम्स्टेक तक पहुंच बनाने की बात की गई थी। तो बिम्स्टेक आउटरीच को जब इसमें शामिल किया गया, ब्रिक्स में जो एजेंडे में शामिल किया गया, इससे क्या हुआ कि बिम्स्टेक को एक नई ऊर्जा मिल गई। ठीक है, और जो फ्यूचर के जो इनके प्लान्स है ना वो बन गए, मतलब ठीक ठाक बन गए। एक तो जो है भौतिक संपर्क स्थापित करना है, फिजिकल लिंकेजेस, ठीक है, इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड एनर्जी लिंकेजेस इन कंट्रीज के बीच में डेवलप करना है। ठीक है, जैसे कि आप डिजिटल लिंकेजेस, ये लिंकेजेस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। ठीक है, डिजिटल लिंकेजेस का मतलब है जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर है इन कंट्रीज का, उन कंट्रीज के बॉर्डर पर जो है फाइबर ऑप्टिकल्स बिछाना, फाइबर ऑप्टिकल से आप लोग परिचित ही होंगे, फाइबर ऑप्टिकल्स बिछाना है। ठीक है, पीपुल्स टू पीपुल लिंकेजेस को बढ़ावा देना है, P2P। इसमें दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो टूरिज्म हो सकता है, ठीक है, एंड वैचारिक आदान प्रदान, आइडियोलॉजिकल एक्सचेंजेस, ये भी एक तरीके से हो सकता है। और इनमें क्या डेवलपमेंट अभी तक हो गए हैं, जैसे कि 2014 में इनमें जो है ढाका में इनका जो है इसका जो है एक स्थायी सचिवालय खोला गया है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बनाया गया, 2016 में शुरू कर दिया गया था इसको। ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस काउंसिल बनाया गया है, कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट इन कंट्रीज के बीच में की गई है, और बिम्स्टेक डिजास्टर प्रैक्टिसेस भी किया गया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे बिम्स्टेक को लेकर के। और बिम्स्टेक के बारे में और भी चीज़ें अगर कुछ अपडेट्स होगा तो हम जब इनके बायलैटरल रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। एक और यहाँ पे जो है रीजनल जो हम छोटा सा एक ग्रुपिंग्स देखते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं बीबिन। बीबिन क्या है? सार्क के अंदर ही है एक तरीके से सब रीजनल, सार्क के चार्टर में लिखा हुआ है सब रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सब रीजनल कोऑपरेशन के तहत जो है ना ये निकाला गया है। जैसे कि इंडिया अभी क्या है कि पाकिस्तान, सार्क की वजह से पाकिस्तान जो है ना इनएक्टिव तरीके से हो जाता है। तो इंडिया बिम्स्टेक को किस तरीके से देखता है? बिम्स्टेक को देखता है सार्क -1। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है, सार्क को पाकिस्तान से निकाल करके, सॉरी सार्क में से पाकिस्तान से को निकाल करके इस तरीके का डेवलपमेंट है एक तरीके से। ये बेसिकली जो है जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है ना, एक तरीके से एक मोटर व्हीकल जो है ना
हाईवे बनाने की बात इसमें की गई है। तो ये देखो आप, ये कंट्रीज है, आपको देख रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप देख लो इनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये विभिन्न है क्या। विभिन्न क्या है? द लैंडमार्क एमवीए एग्रीमेंट। विभिन्न जो है लैंडमार्क एग्रीमेंट है, हैज साइंड बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज ऑफ द विभिन्न कंट्रीज इन थिम्पू, भूटान ऑन 15 जून 2015। 2015 में जो है इसको साइन किया गया था भूटान में, थिम्पू में। एज पर द एग्रीमेंट मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज है ना, सॉरी लिटिल प्रॉब्लम हियर, सॉरी, देखिए आप, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था ये, ठीक है। विभिन्न के ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने साइन किया था इसको 2015 में। और इस एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के तहत जो है, जो मेंबर कंट्रीज है ना, वो किसी और देश में जो रजिस्टर्स गाड़ियां हैं उनको अपनी टेरिटरी में, अपने क्षेत्र में, जैसे कि भारत की कोई गाड़ी है, अगर भारत का लाइसेंस है तो उसको अपने क्षेत्र में कुछ नियम और शर्तों के तहत जो है आने देंगे। और इसमें जो है ना कस्टम्स और जो टैरिफ है, ठीक है, कस्टम्स का मतलब होता है जो प्रशुल्क लगता है, जो कस्टम है और जो टैरिफ है वो उन देशों के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। दीज वुड बी फाइनलाइज्ड बाय द लेटरल एंड ट्राइलेटरल फोरम। तो एक तरीके से जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है ये, इसके तहत जो है किसी और देश, भूटान की लाइसेंस वाली गाड़ी है उसको इंडिया में आने दिया जाएगा, लेकिन उसमें टैरिफ, जो कस्टम्स और टैरिफ्स हैं वो उसी देश के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्यों मतलब लेके आया गया है? तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है ना, ये लोगों का जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों के द्वारा संपर्क को जो है मतलब एकदम किसी बाधा से रहित होकर के करने का एक अवसर देना है। ठीक है, इस और आर्थिक जो संपर्क है उनको जो है बढ़ावा देना है, फैसिलिटेट करना है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स, लोगों के और वस्तुओं के, ठीक है, बॉर्डर पार व्यापार को, मूवमेंट्स को, आने आवाजाही को जो है सुविधाजनक बनाना है। तो एक तरीके से क्या है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों से लोगों का संपर्क, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो संपर्क है उसको इम्प्रूव करना है और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स को इनहेंस करना है। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा, it would permit unhindered movement of the passenger cargo vehicles among the four countries। इन दोनों देशों के बीच में, चारों देशों के बीच में जो है ना यात्रियों और जो सामान के जो गाड़ियां हैं, कार्गो यानी माल वाहन जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही को अलाउ कर देगा। कार्गो व्हीकल डू नॉट हैव द चेंज्ड एट द बॉर्डर, बॉर्डर पे इनको बदलने की जरूरत नहीं है कार्गो व्हीकल को। और जो जैसे पहले बदल दिया जाता था, यहाँ से सामान जो उतार करके वहाँ की गाड़ी में लादा जाता था और फिर उसको आगे ले जाया जाता था, लेकिन अब जो है ना उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन देशों ने जो है इसके ऐसा परमिट दे दिया है कि वो अब उस लाइसेंस की गाड़ी को भी लेकर के उस कंट्री में आ सकते हैं। ये जो है सेफ, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रोड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेगा इस एरिया में। यानी कि जो विभिन्न एग्रीमेंट है वो इस एरिया में सुरक्षित, आर्थिक रूप से किफायती और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण या उचित जो है रोड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट करेगा। और साथ ही जो है इन देशों को एक जो है संस्थागत मैकेनिज्म बनाने के लिए जो है रीजनल इंटीग्रेशन का शुरू किया जाएगा। जो विभिन्न कंट्रीज है ना, इनके बीच में भी क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू की जा सकती है इसके माध्यम से। तो इस दृष्टिकोण से विभिन्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके कुछ और भी महत्व हैं जो विभिन्न जो ये एग्रीमेंट है। इसका महत्व यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं
यहाँ पे इंडिया की जो है ट्रांसपोर्टेशन है वो इनहेंस हो जाएगा। और दूसरी बात, जो चाइना का इंडो तिब्बत बॉर्डर है, उस पे जो चाइना की एक्टिविटी, जैसे वो गांव बना रहा है वहाँ पर तरह तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है मिलिट्री सेंटर्स बना रहा है, बेसेस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया जो है इस रोड के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक मतलब पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में इसका उतना बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकली इन देशों के बीच में एक मतलब साझा क्या जब साझी समझ विकसित होगी, ठीक है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने, जो रीजनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है वो पॉलिटिकल में ही आएगा। इकोनॉमिकली जो है इससे काफ़ी फायदा होगा वहाँ के लोगों को, इन देशों को। ठीक, तो ये एक तरीके से इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। तो ये हमने देखा बिम्स्टेक और बिबिन। आज के लिए बस फिर इतना ही, और अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों को। ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसको रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उन सभी की भी हेल्प हो। और इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।